सोचिए एक ऐसी सड़क है जहाँ ना तो कोई ट्रैफिक लाइट है, ना कोई स्पीड लिमिट और लेन्स का तो मतलब नामो निशान ही नहीं ओह वाओ! ये तो सुनने में ही भयंकर लग रहा है। है ना? शुरू में किसी को भी लग सकता है कि अरे वाह! ये पूरी आज़ादी कितनी आकर्षक है। कोई भी अपनी मर्ज़ी से कहीं भी किसी भी रफ़्तार से गाड़ी चला सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ ही मिनटों में वहाँ भयानक हादसे होने लगेंगे। बिल्कुल होने लगेंगे। हम इंसान अक्सर नियम और कानून से ना थोड़ा परेशान होते हैं, उन्हें बंधन मानते हैं। लेकिन ध्यान से देखा जाए तो वही नियम हमें सुरक्षित भी रखते हैं। पर सोचिए अगर किसी इंसान को एक ऐसे माहौल में डाल दिया जाए जहां सच में कोई नियम ना हो, जहां पूरी आज़ादी हो और उस आज़ादी का नतीजा सीधा उसके बैंक अकाउंट पर पड़ता हो। ये तो एक बहुत ही बेचैन करने वाली स्थिति हो जाएगी, क्योंकि इंसानी दिमाग को ना हजारों सालों से समाज में रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है। और समाज का मतलब ही है एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा, जहां हर चीज की एक सीमा होती है। सही बात है, एक बाउंड्री होती है। हाँ, तो जब किसी व्यक्ति को अचानक से किसी ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ दिया जाता है जहाँ मतलब कोई बाहरी नियम नहीं है, तो उसका दिमाग बिल्कुल असहज हो जाता है। वो आज़ादी उसके लिए एक खतरा बन जाती है। और यही हमारे आज के इस गहन विश्लेषण का मुख्य मुद्दा है। आज हम मार्क डगलस की बेहद मशहूर किताब ट्रेडिंग इन द जोन के कुछ मुख्य अंशों पर चर्चा कर रहे हैं। और हमारा मिशन ये समझना है कि ट्रेडिंग की दुनिया में 95% लोग, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और सीईओज जैसे बेहद समझदार लोग शामिल हैं, वो आखिर क्यों हार जाते हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत बड़ा है। बिल्कुल। और ये चर्चा सिर्फ मार्केट के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि जब इंसान को एक अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट में पूरी आज़ादी मिलती है, तो उसका दिमाग, उसकी बुनियादी मनोवैज्ञानिक फितरत कैसे काम करती है। आमतौर पर ना लोगों को लगता है कि अगर वो बेहतर टेक्निकल एनालिसिस सीख लेंगे, तो मुनाफे में आ जाएंगे। जो कि सबसे बड़ी गलतफहमी है। वही तो। लेकिन इस किताब के अनुसार असली समस्या स्ट्रैटेजी की है ही नहीं। असली खेल मेंटल एनालिसिस यानी मानसिक संतुलन का है। एकदम सही कहा। एक आम व्यक्ति और एक सफल ट्रेडर के सोचने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। लोग सोचते हैं कि सफलता किसी बेहतरीन इंडिकेटर से आती है, पर सच तो ये है कि सफलता एक नए माइंडसेट से आती है। माइंडसेट, हाँ। जब लोग समझ के तय किए हुए नियमों से निकलकर मार्केट की अनंत आजादी में आते हैं ना, तो वो अपनी सबसे बड़ी ताकत खो बैठते हैं, यानी अपना अनुशासन। क्योंकि देखिए, मार्केट आपको ये नहीं बताता कि कब ट्रेड में घुसना है या कब निकलना है। कोई रूल बुक नहीं है वहाँ। बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई शुरुआत, बीच या अंत होता ही नहीं है। तो ये आज़ादी वाली बात अपने आप में एक जाल लगती है। क्योंकि अगर कोई स्ट्रक्चर नहीं है, तो एक नया ट्रेडर लगातार गलतियां करता रहता है बिना इस बात का एहसास किए कि वो रास्ता भटक चुका है। लेकिन लोग इस आज़ादी की तरफ इतने आकर्षित क्यों होते हैं? और एक बार जब नुकसान होने लगता है तो वो रुक क्यों नहीं पाते? इसके पीछे ना एक बहुत ही मजबूत न्यूरोलॉजिकल कारण है। इसे समझने के लिए किताब में एक प्रयोग का जिक्र है जो बंदरों पर किया गया था। अच्छा, बंदरों पर। हाँ, तो वैज्ञानिकों ने बंदरों को एक खास लेवर दबाने का काम सिखाया। शुरुआत में जब भी बंदर लेवर दबाता, उसे तुरंत एक इनाम मिलता, जैसे केला मिल गया। दिमाग का नियम सिंपल था वहां। एक्शन किया, रिवॉर्ड मिला। ठीक है, ये तो बेसिक कंडीशनिंग होगी। हाँ, फिर कुछ दिनों बाद जब वैज्ञानिकों ने इनाम देना पूरी तरह बंद कर दिया, तो बंदरों ने भी बहुत जल्दी वो लेवर दबाना छोड़ दिया। उनका दिमाग समझ गया कि अब इस मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ये तो एक बहुत ही लॉजिकल रिस्पॉन्स है। इनाम नहीं तो काम नहीं, बात खत्म। पर कहानी यहाँ बदलती है। इस प्रयोग के दूसरे हिस्से में वैज्ञानिकों ने बंदरों को लगातार इनाम देने के बजाय एक रैंडम तरीके से इनाम देना शुरू किया। रैंडम तरीके से? हाँ, मतलब कभी दिया कभी नहीं दिया? एकदम सही। यानी बंदर लीवर दबाता तो कभी केला मिलता और कभी कुछ नहीं मिलता। कोई तय पैटर्न था ही नहीं। कभी लगातार 3 बार मिल जाता, कभी 10 बार दबाने पर भी नहीं मिलता। ओह, समझ रहा हूँ। तो जब दिमाग इस रैंडम पैटर्न का आदी हो गया, तो वैज्ञानिकों ने इनाम देना पूरी तरह से बंद कर दिया। और इस बार नतीजा बिल्कुल अलग था। बंदरों ने लीवर दबाना नहीं छोड़ा। वो अनंत काल तक, थक कर चूर होने तक वो लीवर दबाते रहे। बाप रे! मैं समझ रहा हूँ कि आप कहाँ इशारा कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे दिमाग में डोपामिन काम करता है। डोपामिन सिर्फ इनाम मिलने पर नहीं निकलता, बल्कि इनाम की उम्मीद पर निकलता है। बिल्कुल। जब रिवॉर्ड रैंडम होता है ना, तो उम्मीद कभी खत्म नहीं होती।
ये तो सीधा सीधा कैसीनो की स्लॉट मशीन्स वाला हिसाब हो गया। या फिर जैसे लोग घंटों तक अपने फोन पर सोशल मीडिया फीड स्क्रॉल करते रहते हैं, बस इस उम्मीद में कि अगला पोस्ट शायद कुछ मजेदार हो। तो क्या ट्रेडिंग में भी यही दिमागी केमिकल लोचा चल रहा है? पूरी तरह से। मार्केट एक ट्रेडर को अचानक और बिना किसी ठोस वजह के मुनाफा दे सकता है। सोचिए, एक नया ट्रेडर कोई गलती करता है, गलत टाइम पर ट्रेड लेता है, पर शायद उस दिन मार्केट का ट्रेंड ही वैसा हो और उससे बड़ा मुनाफा हो जाए। हाँ, तुक्का लग गया बस। वही तुक्का। ये रैंडम रिवॉर्ड उसके दिमाग में स्लॉट मशीन की तरह छप जाता है। अब अगली बार जब वो नुकसान में होता है तो वो ट्रेड को बंद नहीं करता। उसका दिमाग उससे कहता है कि शायद अगले ही पल एक बड़ा मूव आ जाए और मेरा नुकसान फायदे में बदल जाए। वो उस बंदर की तरह लीवर दबाता रहता है। वाह। और इस उम्मीद के चक्कर में वो अपना अकाउंट खाली कर बैठता है। लेकिन यहाँ एक फर्क है। अगर कोई कसीनो में है और एक बाजी खत्म होती है, तो एक खिलाड़ी को अपनी जेब से नए पैसे निकालकर अगली बाजी लगानी पड़ती है। हाँ, उसे एक एक्टिव एक्शन लेना पड़ता है। सही बात। उसे एक एक्टिव लूजर बनना पड़ता है। पर ट्रेडिंग में अगर कोई व्यक्ति एक खराब पोजीशन लेकर बैठा है, तो उसे आगे नुकसान उठाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो स्क्रीन के सामने बस चुपचाप बैठा रह सकता है, उम्मीद लगाकर, और मार्केट धीरे धीरे उसकी पूरी पूंजी साफ कर देगा। यानी वो एक पैसिव लूजर बन जाता है। ये एक बेहद सटीक विश्लेषण है। ये पैसिव लूजर बनना ना इस अनस्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट का सबसे डरावना हिस्सा है। नियम ना होने की वजह से एक ट्रेडर को आजादी मिल जाती है खुद को धोखा देने की। खुद को धोखा देने की। हाँ, वो अपने नुकसान को मंजूर करने के बजाय बस वहीं बैठा रहना चुनता है। और यहाँ से शुरू होती है सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक समस्या, जिम्मेदारी से भागना। जब इस अनस्ट्रक्चर्ड माहौल में किसी को नुकसान होता है तो इंसानी फितरत अपनी आदत के मुताबिक दोष किसी और पर डालना चाहती है। और दोष डालकर लोग अपना ईगो बचा लेते हैं, है ना? एक आम ट्रेडर हमेशा यही कहता मिलेगा कि मार्केट ने मुझे धोखा दे दिया या बड़े ऑपरेटर्स ने मेरा स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। हमेशा यही सुनने को मिलता है। लेकिन एक उदाहरण देखिए। अगर एक रेस्टोरेंट मालिक सब्जी, तेल और राशन खरीदता है, तो वो इसको अपने बिजनेस का एक आम खर्च मानता है। वो टमाटर खरीदने पे थोड़ी गुस्सा होता है कि टमाटर ने मेरे पैसे ले लिए। बिल्कुल नहीं। पर जब एक ट्रेडर का पैसा एक ट्रेड में डूबता है, तो उसे लगता है जैसे किसी ने उस पर निजी हमला कर दिया हो। उसे वो नुकसान एक बिजनेस एक्सपेंस की तरह क्यों नहीं दिखता? इसका जवाब हमारी बचपन की कंडीशनिंग में छिपा है। बचपन से हर इंसान को समाज में एक ही नियम सिखाया जाता है, अगर तुम नियम मानोगे, मेहनत करोगे और अच्छे बच्चे बनोगे तो बदले में दुनिया तुम्हें इनाम देगी। हाँ, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अच्छी नौकरी मिलेगी। सही। तो एक ट्रेडर यही सामाजिक मॉडल उठाकर मार्केट पर थोपने की कोशिश करता है। वो सोचता है मैंने पूरी रात चार्ट्स पढ़े हैं, मैंने सारे इंडिकेटर्स चेक किए हैं, मैंने पूरी मेहनत की है, तो अब मार्केट को मुझे मुनाफा देना ही पड़ेगा। लेकिन मार्केट हमारा समाज नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट किसी की मेहनत की कदर नहीं करता। मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ता। मार्केट के मैकेनिक्स को ध्यान से देखिए। ये एक जीरो सम गेम है और पूरी तरह से न्यूट्रल है। मार्केट कोई इंसान या संस्था नहीं है जो किसी को सजा या इनाम देने के लिए बैठी हो। हाँ, उसके कोई जज्बात नहीं है। एक का मुनाफा, दूसरे का नुकसान। वही तो, मार्केट इन दो अलग अलग विचारों को बस एक जगह मिलाता है। इसलिए जब किसी का नुकसान होता है तो वो कोई निजी दुश्मनी नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापारिक नतीजा है। यानी पूरी जिम्मेदारी लेने का मतलब ये मानना है कि नतीजे सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए और फैसलों पर निर्भर करते हैं, मार्केट पर नहीं। मार्केट किसी को कुछ देने या किसी से कुछ छीनने के लिए वहां नहीं है। लेकिन चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। अगर जिम्मेदारी लेना और मार्केट को न्यूट्रल मानना इतना ही तार्किक है, इतना लॉजिकल है, तो लोग इस सच्चाई से भागते क्यों हैं? ऐसा क्या है हमारे दिमाग के अंदर जो हमें अपनी गलती मानने से रोकता है? इसका कारण हमारे दिमाग की बनावट, खासकर अमिग्रेला और हमारे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में छिपा है। हमारा दिमाग दर्द से, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल, उससे बचने के लिए डिजाइन किया गया है। मार्क डगलस की किताब में इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक बच्चे और कुत्ते का बेहद प्रभावशाली उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कुत्ते और बच्चे का? हाँ, सोचिए एक छोटा बच्चा है जिसने जिंदगी में पहली बार किसी कुत्ते को देखा है। उसके दिमाग में कुत्तों को लेकर पहले से कोई जानकारी या मेमोरी नहीं है। वो उत्सुकता में उस कुत्ते के पास जाता है और कुत्ता अचानक उसे काट लेता है। ओह। अब उस बच्चे के दिमाग में कुत्ते की छवि हमेशा के लिए दर्द के साथ जुड़ गई। कुत्ता मतलब दर्द और खतरा। बिल्कुल। उस घटना से बच्चे के दिमाग में एक भयंकर नेगेटिव एनर्जी जुड़ जाती है।
दिमाग इस अनुभव को एक रूल की तरह सेव कर लेता है ताकि आगे चलकर वो बच्चे को जिंदा रख सके। सर्वाइवल के लिए जरूरी है ये। हाँ, अब अगली बार महीनों या सालों बाद जब वो बच्चा किसी दूसरे कुत्ते को देखता है तो वो कुत्ता बिल्कुल अलग हो सकता है। शायद वो दुनिया का सबसे दोस्ताना कुत्ता हो जो बस उसके साथ खेलना चाहता हो, लेकिन उस वक्त बच्चे का दिमाग क्या करेगा? दिमाग तो ऑटोमेटिकली उस पिछले दर्द को इस नए कुत्ते पर थोप देगा। बच्चे को बिल्कुल पक्का यकीन होगा कि ये नया कुत्ता भी उतना ही खतरनाक है। सही पकड़ा आपने। है ना? उसका दिमाग उस नए कुत्ते की दोस्ती वाले इशारों को, जैसे पूंछ हिलाना या प्यार से पास आना, इन सबको पूरी तरह से ब्लॉक कर देगा। बच्चा असलियत को देख ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका दिमाग उसको बचा रहा है। एकदम सही कहा। बच्चे का दिमाग नए कुत्ते की न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है, ताकि उसको वही पुराना दर्द दोबारा ना सहना पड़े। असलियत में नया कुत्ता खतरनाक नहीं था, पर दिमाग ने एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा कर दिया, और ट्रेडिंग की दुनिया में यही सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। तो अगर हम इसे एक ट्रेडर पर लागू करें, मान लीजिए किसी ट्रेडर ने लगातार 3 ट्रेड्स में नुकसान उठाया है, उसका पैसा डूबा है, जिसके कारण उसको भारी इमोशनल दर्द हुआ है। अब अगले दिन मार्केट एक बिल्कुल नया अपॉर्चुनिटी देता है। हाँ, एक परफेक्ट सेटअप। वही एक परफेक्ट सेटअप बनता है, पर क्या उस ट्रेडर का दिमाग उस सेटअप को देखने देगा, या दिमाग उस नए ट्रेड को भी उस बच्चे के खतरनाक कुत्ते की तरह देखेगा? दिमाग उसे एक खतरे की तरह ही देखेगा। मार्केट की हर एक टिक सिर्फ न्यूट्रल डेटा है। मार्केट किसी को डरा नहीं रहा, पर उस पिछले नुकसान की वजह से ट्रेडर का दिमाग दर्द से बचने वाले मोड में चला जाता है। वाह, मतलब दिमाग खुद उसके खिलाफ काम कर रहा है। बिल्कुल। वो या तो उस नए ट्रेड में घुसने से डरेगा, या फिर जल्दबाजी में ट्रेड ले लेगा, या फिर छोटे से मुनाफे में ही बाहर निकल जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि इससे पहले कि मार्केट दोबारा पैसे छीन ले, मैं निकल जाता हूं। इस बचाव के चक्कर में वो उन सुनहरे मौकों को देख ही नहीं पाता जो एक शांत दिमाग वाले ट्रेडर को साफ साफ नजर आ रहे होते। दिमाग इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक कर देता है। ये तो सच में एक ऐसी भूल भुलैया लग रही है जहां से निकलना नामुमकिन सा है। अगर हमारा दिमाग खुद ही हमें धोखा दे रहा है और अपनी ही भलाई के लिए नए मौकों को देखने से अंधा कर रहा है, तो कोई भी इस दर्द से आजाद, यानी एक केयरफ्री स्टेट ऑफ माइंड में कैसे जा सकता है? क्योंकि दर्द और डर लगना तो नेचुरल है ना। नेचुरल है, पर इसको बदला जा सकता है। इसको बदलने का रास्ता है प्रोबेबिलिटीज, यानी संभावनाओं में सोचने की कला। किताब इसके लिए कसीनो मॉडल का जिक्र करती है। जरा सोचिए, क्या किसी कसीनो के मालिक को कभी इस बात पर परेशानी या डर लगता है कि रूलेट व्हील का अगला स्पिन किस नंबर पर रुकेगा, या अगले ब्लैक जैक हैंड में कौन जीतेगा? नहीं, क्योंकि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि एक अकेली बाजी में कौन जीत रहा है। उनको पता है कि उनका मैथ, उनका जो एज है, वो उनके फेवर में है। सही कहा। कसीनो को पता होता है कि हर एक बाजी, यानी माइक्रो लेवल पर, सब कुछ रैंडम और अनिश्चित है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन उन्हें अपने एज पर इतना भरोसा होता है कि वो जानते हैं मैक्रो लेवल पर, यानी लंबे समय में, जब हजारों बाजियां खेली जाएंगी तो मुनाफा हमेशा उनका ही होगा। ये तो बहुत पावरफुल माइंडसेट है। सफल ट्रेडर्स भी बिल्कुल इसी तरह सोचते हैं। वो हर एक ट्रेड को लाइफ और डेथ सिचुएशन की तरह नहीं देखते। उनके लिए एक ट्रेड में नुकसान होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कसीनो में किसी एक बाजी का हारना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बड़ा पेच है। एक कसीनो के पास लगभग अनलिमिटेड कैपिटल होता है, उनका मैथमेटिकल एज फिक्स्ड है। पर एक आम रिटेल ट्रेडर जिसके पास सिर्फ छोटा सा अकाउंट है, वो उस कसीनो की तरह फियरलेस कैसे हो सकता है? अगर उसने लगातार गलत बाजियां खेली तो वो तो मार्केट से ही बाहर हो जाएगा। वो आखिर अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे रखे? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। देखिए, कसीनो बड़ा इसलिए नहीं बना क्योंकि उसके पास पैसा था, बल्कि वो बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसने अपने रिस्क को डिफाइन किया हुआ था। एक रिटेल ट्रेडर कसीनो का मालिक तब बनता है जब वो हर ट्रेड से पहले अपने रिस्क को तय कर लेता है, यानी स्टॉप लॉस लगाता है। स्टॉप लॉस। हाँ, जब एक ट्रेडर को पहले से पता होता है कि इस ट्रेड में मैक्सिमम नुकसान 2000 रुपए का हो सकता है, और वो उस 2000 के नुकसान को पूरी तरह से दिल से स्वीकार कर लेता है, तो डर वैसे ही खत्म हो जाता है। दिमाग को अब बचाव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो पहले से ही मंजूर किया जा चुका है। सही बात है। जब पता ही है कितना जाएगा तो डर कैसा? बिल्कुल। समस्या तब होती है जब ट्रेडर ये मानना ही नहीं चाहता कि वो गलत हो सकता है। उसे लगता है कि उसके चार्ट एनालिसिस ने उसे मार्केट का भविष्य बता दिया है। भविष्य बताने वाली बात।
आम ट्रेडर जब थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सीख लेता है तो उसे लगने लगता है कि वो मार्केट का भगवान बन गया है ना? इस अहंकार को तोड़ने के लिए किताब में वो जो द चेयरमैन वाली कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। वो कहानी हर ट्रेडर की आंखें खोलने के लिए काफी है। कहानी कुछ ऐसी है, एक बहुत ही बड़ा अनुभवी टेक्निकल एनालिस्ट था। उसने एक दिन चार्ट पर कुछ कॉम्प्लेक्स लकीरें खींचकर एक रिटायर्ड बिजनेस चेयरमैन से कहा कि देखिए, सोयाबीन का दाम ठीक इस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा और यहां से सीधा ऊपर जाएगा। ये एक एब्सोल्यूट सपोर्ट लेवल है। वाओ, एब्सोल्यूट सपोर्ट लेवल। कितना कॉन्फिडेंस था उसको। हाँ, उस एनालिस्ट को अपने नॉलेज पर पूरा घमंड था कि उसने मार्केट को क्रैक कर लिया है। मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि उस चेयरमैन को ये ओवर कॉन्फिडेंस को ज्यादा ही नकली लगा होगा। फिर क्या हुआ इस मीटिंग में? उस चेयरमैन ने चुपचाप अपना फोन उठाया और एक्सचेंज पिट में अपने ब्रोकर को कॉल करके कहा, मार्केट प्राइस पर 2 मिलियन बुशल सोयाबीन बेच दो। बाप रे, 2 मिलियन? हाँ, अब अचानक मार्केट में इतनी बड़ी मात्रा में सेल ऑर्डर आने से क्या हुआ? सोयाबीन का दाम तुरंत 10 सेंट्स नीचे गिर गया, ठीक उस सपोर्ट पॉइंट को तोड़ते हुए जहां एनालिस्ट ने पूरे दावे के साथ कहा था कि मार्केट रुकेगा। ओ भाई, उस एनालिस्ट का तो चेहरा देखने लायक होगा। बिल्कुल। चेयरमैन ने फोन रखा, उस एनालिस्ट की तरफ देखा और कहा, अगर मैं अकेला बैठकर मार्केट को गिरा सकता हूं, तो सोचो इस पूरी दुनिया में कहीं भी बैठा कोई भी बड़ा खिलाड़ी किसी भी वक्त क्या कर सकता है। ये कहानी तो एकदम सच्चाई का थप्पड़ है। इसका मतलब साफ है कि मार्केट में कुछ भी कभी भी हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ भीड़ के मूड को नापने का एक तरीका है, पर एक अकेला बड़ा ट्रेडर या कोई अनजान खबर उस पूरे गेम को पलट सकती है। सही पकड़ा आपने। इस सबको जोड़कर देखा जाए तो एक बात साफ होती है, जब एक ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता या रिस्क को पहले से डिफाइन नहीं करता, तो वो असल में अपने पैसे को नहीं बल्कि अपने ईगो को बचा रहा होता है। एकदम सही। वो खुद से झूठ बोल रहा होता है कि उसको भविष्य पता है, क्योंकि अगर वो रिस्क डिफाइन करेगा तो उसे मानना पड़ेगा कि वो गलत हो सकता है, और इंसानी ईगो आसानी से हार नहीं मानती। तो क्या ये एक अजीब विरोधाभास यानी पैराडॉक्स नहीं है कि एक सफल ट्रेडर को अपने नियम और डिसिप्लिन में पूरी तरह से पत्थर की तरह कठोर होना पड़ता है, लेकिन मार्केट से अपनी उम्मीदों में उसे पूरी तरह से पानी की तरह लचीला होना पड़ता है? ये पैराडॉक्स ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सच है। इंसान होने के नाते हम अपनी उम्मीदों और अपने विश्वासों को आसानी से नहीं छोड़ते, लेकिन मार्केट की दुनिया में जब तक एक इंसान पूरी आत्मा से ये नहीं मान लेता कि कुछ भी हो सकता है, तब तक वो डर से आजाद नहीं हो सकता। कुछ भी हो सकता है, ये मानना बहुत जरूरी है। हाँ, जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि अगले पल क्या होगा ये आपको नहीं पता और आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, तब गलत होने का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। जब डर नहीं होता तो दिमाग किसी भी नए इशारे या इन्फॉर्मेशन को ब्लॉक नहीं करता। एक ट्रेडर मार्केट से ये उम्मीद ही नहीं रखता कि मार्केट उसकी मर्जी के हिसाब से चलेगा। और जब उम्मीद ही नहीं होती तो दर्द भी नहीं होता। बिल्कुल। मार्केट का कोई भी मूव उस ट्रेडर को इमोशनली हर्ट नहीं कर सकता। वो उस कसीनो के मालिक की तरह सिर्फ अपनी प्रोबेबिलिटीज का खेल खेलता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकाला जाए तो बात घूम फिर कर वही आती है कि मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस इतना जरूरी नहीं है जितना दिमाग का मेंटल एनालिसिस। हमने देखा कि मार्केट की आजादी ही सबसे बड़ा जाल है, अगर उसमें डिसिप्लिन का स्ट्रक्चर ना हो। हाँ, अनुशासन ही सबसे बड़ी ढाल है। हमने ये भी समझा कि मार्केट एक जीरो सम गेम है, एक न्यूट्रल ऑर्डर मैचिंग इंजन है, इसलिए अपने नतीजों की पूरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। फिर वो बच्चे और कुत्ते के उदाहरण से ये साफ हुआ कि हमारा अपना दिमाग कैसे पिछले दर्द को नए मौकों पर थोपकर हमें अंधा कर देता है। और अंत में उस चेयरमैन ने साबित कर दिया कि एनीथिंग कैन हैपन, यानी इस अनिश्चित माहौल में सिर्फ प्रोबेबिलिटीज में सोचकर ही एक फियरलेस स्टेट ऑफ माइंड हासिल किया जा सकता है। एकदम सही कहा। अहंकार का त्याग और हर अनिश्चितता को बिना किसी शर्त स्वीकार करना, यही एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी जीत होती है। शुरुआत में हमने उस बिना नियम वाली सड़क और उस अनस्ट्रक्चर्ड माहौल की बात की थी जहां कोई नियम नहीं होते। हमने देखा कि मनुष्य का दिमाग फिजिकल और इमोशनल दर्द से बचने और आसपास की हर चीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए हजारों सालों से बायोलॉजिकली प्रोग्राम किया गया है। तो यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल पैदा होता है जिसके बारे में शायद लोग सोचते नहीं हैं। कौन से सवाल?
अगर एक टॉप लेवल ट्रेडर बनने के लिए हमें दर्द से बचने की इस मनोवैज्ञानिक आदत और कंट्रोल की इस चाहत, इन दोनों को पूरी तरह से मिटा देना पड़ता है, तो क्या मार्केट में सफल होने का मतलब असल में अपनी बुनियादी इंसानी फितरत के बिल्कुल खिलाफ जाना और एक नया इंसान बनना है? क्या एक बेहतर ट्रेडर बनने के लिए हमें कुछ नया सीखने से ज्यादा उस इंस्टिंक्ट को भुलाने की, अनलर्न करने की जरूरत है जिसने इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रखा? ये सच में एक बहुत ही गहरी बात है सोचने के लिए। इन्हीं विचारों के साथ हमारे आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं।